तो आप लोग हेडिंग डालिए वर्नर सिद्धांत। धातु कार्बोनिल यौगिकों में वर्नर का योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बराबर वर्नर है। अब ठीक होगा सर, वर्नर जो फादर है तो मदर कौन है, भी मना तो बेरोगुनी, पर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है, वर्नर है। क्या क्या बातें बताई वर्नर ने, वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। वर्नर ये कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, उस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु की दो प्रकार की समवायताएं होती हैं। देखो आप लोग, जैसे मान लो आप लोगों ने लिखा FeCN6-4, एक प्रश्न आया कि आयरन की समवायता, आयरन की संयोजकता या तो +2 होती है या +3 होती है, यानी Fe या तो +2 या +3। आयरन जो Fe है इसकी संयोजकता या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, लेकिन यहाँ आयरन की संयोजकता 6 हो रही है और यह आयरन 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो अब आयरन की ऐसी कौन सी फैक्ट्री खुल गई कि उसकी संयोजकता 6 हो गई और इसने 12 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिए, इसका क्या कारण रहा होगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसमें वर्नर ने जो सिद्धांत दिया वो ये सिद्धांत दिया, जैसे आप इस Fe की दो चीज़ें निकालेंगे, एक तो निकालते हैं इसकी समन्वय संख्या यानी कि उपसह संयोजन संख्या, वो तो होगी 6। एक आप निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी +2। वर्नर कहता है कि केंद्रीय धातु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो पहले साइंटिस्ट थे वर्नर। ठीक है, तो आप लोग लिखो यहाँ पर वर्नर क्या कहता है। पहली बात, केंद्रीय धातु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। केंद्रीय धातु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता, और नंबर सेकंड, द्वितीयक संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर के अनुसार, अब मैं 1 मिनट के लिए पानी पीऊंगा और आप लोग तब तक के लिए सोचो। अब देखो, प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो कौन सी होती है? प्राथमिक संयोजकता होती है केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। अब आप लोगों को पता है कि ऑक्सीकरण अवस्था प्राय धनावेशित होती है, क्योंकि केंद्रीय धातु जो है वो उदासीन भी हो सकती है। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था वो कैसी होती है? प्राय धनावेशित। और धनावेशित होने के कारण से यह संतुष्ट किससे होगी? यह संतुष्ट होगी ऋणायनों से। तो यह ऋणायनिक स्पीसीज से, ऋणायनिक स्पीसीज से
संतुष्ट होगी। क्लियर बात है। एक बात बताओ, केंद्रीय धातु पर धन आवेश है और यह किससे संतुष्ट हो रही है? ऋणायनों से संतुष्ट हो रही है, या ऐसी स्पीसीज से संतुष्ट हो रही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी प्लस और माइनस से। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। बनता है कि नहीं बनता? हालांकि वर्नर ने नहीं बताई थी ये बात, ये अशोक शर्मा बता रहे हैं कि यहाँ जो बंध बनेगा, बंध में आयनिक लक्षण होंगे। बंध में कौन से लक्षण होंगे? आयनिक लक्षण होंगे। और जो आयनिक बंध होता है वह अदिशात्मक होता है। इसका मतलब यहाँ जो बंध बनेगा वो अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनेगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? अब आप लोग आगे की बात सुनो। वर्नर कहता है एक और बात, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता का मतलब है केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या। यह क्या होती है? सेंट्रल मेटल यानी कि केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या। सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो द्वितीयक संयोजकता होती है, और जो संयोजक समन्वय संख्या होती है वो होती है उदासीन, न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने के कारण से यह किसी भी प्रकार की स्पीसीज से, किसी भी प्रकार की स्पीसीज से संतुष्ट हो सकती है। प्रकार की स्पीसीज से, किसी भी प्रकार का मतलब धनायनिक, ऋणायनिक, उदासीन, किसी भी प्रकार की स्पीसीज से कोई हो, धनायनिक है तो भी चलेगी, ऋणायनिक है तो भी चलेगी, उससे संतुष्ट हो जाएगी। और यहाँ जो बंध बनेगा उसमें सहसंयोजी लक्षण होंगे। बंध में सहसंयोजी लक्षण बोल रहा हूँ मैं, बंध नहीं बोल रहा। बंध में सहसंयोजी लक्षण होंगे, यानी यह बंध दिशात्मक प्रकृति का होगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का होगा। ठीक है। एक बात और बताई थी इन्होंने बताया कि जो संकुल होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, संकुल की निश्चित ज्यामिति होती है। संकुल की निश्चित ज्यामिति होती है, एक फिक्स ज्यामिति होगी कॉम्प्लेक्स की। 3D में जो लिगेंड्स हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े रहेंगे। वर्नर सिद्धांत को ये मैंने शॉर्टाइज किया है। केंद्रीय परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता, प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था है, द्वितीयक जो है वो समन्वय संख्या होती है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? ठीक है। अब देखो, आप लोगों को कैसे पता चलेगा वर्नर सिद्धांत के प्रायोगिक पहलू। वर्नर सिद्धांत के प्रायोगिक पहलू, यानी प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार से वर्नर ने क्या बताया होगा। वर्नर ने एक संकुल लिया, वह संकुल था CO यानी कोबाल्ट का, COCl3 6NH3 का। ऐसे संकुल लिया, मान लीजिए एक संकुल लिया COCl3 NH3। इसकी रिएक्शन इसने HgNO3 से करवाई, और HgNO3 से करवा करके जो HgCl के मोल प्राप्त हुए ना, यहाँ HgCl के x मोल प्राप्त हुए मान लो, उसके आधार पर अपना प्रयोग किया था। कैसे? जैसे CONH3 6Cl3। अब ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, हालांकि वर्नर को इस बात का पता नहीं था कि क्या ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये ऐसा था। और जब इसने इस कॉम्प्लेक्स की HgNO3 से क्रिया करवाई तो ये तीन जो Cl हैं ये Hg के साथ में अवक्षेपित होकर के चले जाएंगे और HgCl के 3 मोल बना लेते हैं, 3 मोल ऑफ HgCl। तो यहाँ इसको ये पता चला कि जो CONH3 है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कुछ इस प्रकार की आयनिक अवस्था में रहता है, इस प्रकार की। तो यहाँ जो टोटल नंबर्स ऑफ आयन्स मिलते हैं अपने को, टोटल नंबर ऑफ आयन्स इज इक्वल टू 4 मिलते हैं। दूसरी बात, यहाँ आप लोग यदि प्राइमरी यानी प्राथमिक वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी यदि इस कॉम्प्लेक्स की निकालते हो तो बहुत आसान है।
प्राथमिक संयोजकता इसका ऑक्सीकरण अंक है जो +3 है, द्वितीयक संयोजकता इसकी उपसहसंयोजन संख्या है जो 6 है। आप लोग इस बात को समझे हो कि नहीं समझे? समझो आप इस बात को? ठीक है, अगली बात देखो अब आप लोग। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स लिया। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था COCl3 6NH3। सेकंड कॉम्प्लेक्स में इसने ले लिया COCl COCl3 5NH3। अब 5 अमोनिया ले लिए। अब एक बात देखो आप लोग, मैं थोड़ा अब बता ही दूँ विस्तार में पूरा ही। तीसरा कॉम्प्लेक्स उसने कौन सा लिया? सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके। COCl3 4NH3। फोर्थ कॉम्प्लेक्स इसने लिया COCl3 3NH3। ऐसे अब आप लोगों को तो ये याद रखना है कि जो कोबाल्ट है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, तो पहले ये अमोनिया से संतुष्ट करवा दो, 5 आ गई। अब एक Cl अंदर ले आओ, ले आए आप लोग, तो बाहर कितने आ जाएंगे? 2 Cl आ जाएंगे। इसमें CONH3 कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। Cl कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो बाहर कितने Cl आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसमें CONH3 कितने आएंगे? 3 आएंगे। Cl कितने आएंगे? 3 आएंगे। मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, अमोनिया से सेटिस्फाइड करवाना है पहले आप लोगों को, और अमोनिया से इस प्रकार से सेटिस्फाइड करवाना है कि अमोनिया 6 हो जाए। नहीं हुए तो जितने भी कमी रहेगी उतनी क्लोरीन से पूर्ति करते जाना है, फिर जो क्लोरीन बच गया उसको बाहर भेजते जाना है। अब यदि आप इसकी AgCl से रिएक्शन करवाओगे तो आप लोगों को ना, इसकी रिएक्शन यदि प्लस AgNO3 से करवाते हैं तो आप लोगों को 2 मोल AgCl मिलेगा, 2 मोल AgCl। यहाँ आप लोगों को 1 मोल AgCl मिलेगा, 1 मोल AgCl। यहाँ आप लोगों को 0 मोल AgCl मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग एक बात और देखो, अब यहाँ यदि आप लोग प्राथमिक संयोजकता निकालोगे, प्राइमरी वैलेंसी +3 आएगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी? सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पर भी प्राथमिक संयोजकता कितनी आएगी? ऑक्सीकरण अवस्था +3 आएगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी आएगी? 4 और 2 6 आएगी। यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता +3 आएगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 6 आएगी। 3 और 3 6। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कितने मोल मिल रहे हैं। अब एक ये तो चलो आप लोग कर दोगे मुझे पता है, लेकिन इन संकुलों के अणुसंख्या गुणधर्मों का क्रम, अणुसंख्या गुण धर्म समानुपाती होते हैं आयनों की संख्या। कुछ याद रख लेना आप लोग। और आयनों की संख्या समानुपाती होती है मोलर चालकता λm। मोलर चालकता, आप लोग बात समझे? चलो देखो, इसका मतलब क्या हुआ? यदि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो जो है वो अणुसंख्या गुणधर्म भी बढ़ेंगे और मोलर चालकता भी बढ़ेगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अणुसंख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कोई भी दी हो, कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म या मोलर चालकता का क्रम, ध्यान से देख लेना भाई, यहाँ प्रश्न आएगा। ये वर्नर का सिद्धांत चल रहा है और इसमें आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना है, अणुसंख्या गुणधर्म का मतलब आप लोगों को वो दे सकता है कि हिमांक अवनमन का क्या क्रम होगा, क्वथनांक उन्नयन का क्या क्रम होगा, प्रासरण दाब का क्या क्रम होगा। तो आप लोगों को इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स देगा वो COCl3 6NH3 इसका क्रम, COCl3 5H2O इसके 5NH3 COCl3
4NH3 और COCl3 3NH3। प्रश्न ऐसे मिलेगा आप लोगों को कि इनको मोलर चालकताओं के क्रम में या इसको अणुसंख्या गुणधर्म के क्रम में, इस प्रकार से आप लोग व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, ऐसा प्रश्न आएगा। आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कोबाल्ट लिखना है। अमोनिया 6 है तो आप लोगों को 6NH3 लिख देना है और 3Cl बाहर लिख देने हैं। कोबाल्ट जब है ना 6 अमोनिया से ही संतुष्ट करना है बस, और यही एग्जाम्पल आएगा। वर्नर ने यही एग्जाम्पल लिया था, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी नहीं है। यहाँ देखो आप लोग कोबाल्ट NH3 कितने आ जाएंगे, 5 NH3 आ गए तो कमी कितने की रहेगी, 1 Cl की कमी रहेगी। एक समन्वय संख्या पूरी करो, 2 Cl आ जाएंगे। यहाँ CO NH3 कितने हैं, 4 हैं तो Cl कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 1 Cl बाहर निकाल दो। यहाँ पर NH3 कितने हैं, 3 हैं तो 3 Cl आ जाएंगे आप लोगों के पास। ये लीजिए। अब यदि आप इसको पानी में डालोगे इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ आपको 1 धनायन और 3 ऋणायन टोटल 4 आयंस मिलेंगे। और इसको यदि आप लोग पानी में डालोगे तो 3 आयंस मिलेंगे। इसको यदि आप लोग पानी में डालोगे तो 2 आयंस मिलेंगे। इसको यदि आप पानी में डालोगे तो कोई आयन नहीं मिलेगा, इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ जितने आयन हैं वहाँ अणुसंख्या गुणधर्म इतनी है, उतनी ही मोलर चालकता है, उतनी ही आप लोगों के लिए मोलर चालकता और अणुसंख्या गुणधर्म उतने ही रहेंगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? तो प्रश्न यहाँ से आएगा। ये था वर्नर सिद्धांत। प्रिय साथियों, नमस्कार सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, मैं अशोक शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, मैं 2018 केमिस्ट्री में 22वीं रैंक लेकर के आया था राजस्थान में, और लगभग 10-12 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। काफ़ी कोचिंगों में इनमें पढ़ाया है। 2023 में सेट का पेपर हुआ था, वो भी क्वालिफाई किया था। अब देखो दोस्तों, होप एजुकेशन जेएम की जो एप्लीकेशन है ये केवल केमिस्ट्री को समर्पित है, और हम आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री और इसकी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो अपने चल भी रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ कि हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है। आप लोग यदि अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमने डेमो डाल रखे हैं, डेमो वीडियोस जो लगभग 30-40 घंटे के हैं। आप उनको देख सकते हैं, जो निःशुल्क हैं। सभी वीडियो में इसी प्रकार की रणनीति है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो वीडियो हमने तैयार किया है, उसमें जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट को पूरा पढ़ाया है। सबसे पहले हमने टॉपिक का एनालिसिस किया है, उसके बाद में उस टॉपिक में से 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022 इन 5 फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से पॉइंटों से क्वेश्चन आए हैं, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद टॉपिक को टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में लेते हुए कंप्लीट हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन किया है। पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उस पॉइंट के जो इन 5 सालों में प्रश्न आए थे उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। साथ में इन पॉइंटों से संबंधित एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जो आप लोगों के लिए उसी पॉइंट में एक साथ ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मेरे वीडियो लगभग 3-4 घंटे के मिलेंगे जिसमें एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा एक पॉइंट। तो पहले उस पॉइंट को एनालिसिस किया गया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपरों में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैंने इसी रणनीति से वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो पेपर लिए हैं वो सेकंड ग्रेड के 2011 से लेकर के 2022 तक सेकंड ग्रेड के कुल 10 पेपर हो चुके हैं। 10 पेपरों में 2011 कोर्ट ऑर्डर से 2011 हुआ, 2013 स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड 13, 16 संस्कृत 2018, स्पेशल एजुकेशन टीएसपी 2018, 2018 संस्कृत एजुकेशन 2022 और जनरल 2022। ये 10 सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं। मैंने टॉपिक लिया है, उसके बाद में उस टॉपिक में इन 10 पेपरों में
उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इन 10 पेपरों में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने हैं उनको बताया है, टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया है। सेम 3 प्रकार के क्वेश्चनों का टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, जिसमें एनसीईआरटी आरपीएससी के इन 10 सालों के पेपर 10 पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस जो उस पॉइंट से संबंधित है उनको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ मुझे जो भी 5, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन उस पॉइंट के अच्छे लगे उनको भी यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है। ये तो वीडियो की रणनीति है। अब देखो दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को मैं, जो संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स है वो दोनों प्रकार के मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम के बच्चे देख सकते हैं। फिर भी डेमो देख करके एक बार जो भी हमने फ्री में डेमो डाल रखे हैं उनको देख लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये मैटर मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 78 प्रकार के पेपर मैंने लिए हैं, जिनमें 35 पेपर अदर स्टेट्स के हैं और 43 पेपर राजस्थान के हैं केमिस्ट्री से संबंधित। अदर स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे स्टेटों के पेपर लिए हैं, अपने भी पेपर लिए हैं। इन पेपरों के 60% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और 6100 प्रश्नों की फर्स्ट ग्रेड के लिए और लगभग 2100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए तैयार की है। तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के लिए यदि बढ़िया तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताता हूं कि पट्टी पर नंबर चल रहे हैं हमारे, आप किसी भी वक्त हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और हम जैसे ही फ्री होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करके आपको संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री को समर्पित हमारे चैनल आप लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। नवरात्र स्थापना होने वाली है, माता जी का आशीर्वाद बरसेगा। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फ़ायदा उठाएं, ऐप इंस्टॉल करें और ऐप में दिए गए डेमोज जो हैं वो देखें। ऐप टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, डेमो वगैरह देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को तय बात है अच्छे लगेंगे, यदि अच्छे लगें तो आप संपर्क करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।